दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों करंटली अभी जो लास्ट के महीने में ड्रॉप प्रोसेस हुआ था, उनमें बहुत सारे लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद कई सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से लोगों को मेल भेजे जा रहे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं किए गए हैं, जैसा कि उनमें जिस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स थी वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए गए हैं। इस वजह से कंपनी की तरफ से मेल आ रहा है डॉक्यूमेंट रेक्टिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट रेक्टिफिकेशन के लिए जो भी मेल आता है उसमें आपको 10 डेज का टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अब जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप बहुत सही तरीके से अपलोड कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट की वजह से कोई रिजेक्शन ना हो। अदरवाइज आपका रिजेक्शन तो होगा ही होगा। जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है, दैट इज इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट ISD जो आपने पे किया है, वो भी रिफंड नहीं होगा। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। अब जो डॉक्यूमेंट्स में इशू आ रहा है वो पहले ही डॉक्यूमेंट्स में इशू आ रहा है अपेंडिक्स 10A में। 10A में क्या इशू आ रहा है कि लोगों ने उनके फॉर्मेट, जो प्रॉपर फॉर्मेट हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी के, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, IOCL का हो, BPCL का हो, HPCL का हो, किसी भी कंपनी का हो, उनके एक सेट फॉर्मेट है जो फॉर्मेट में ही आपका अपेंडिक्स 10A बना होना चाहिए। अपेंडिक्स 10A आफ्टर सिलेक्शन का ही वैलिड माना जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद आपका अपेंडिक्स 10A बना होना चाहिए और साथ में उसको एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए। साथ में ही दोस्तों स्टैम्प के साथ जो बैक पेपर है उसको भी स्कैन करके आपको लगाना है, जिससे कि ये वैलिडेट हो पाए कि आपका स्टैम्प पेपर जो है वो वैलिड है। ठीक है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो आता है, सबसे ज्यादा जो इशू आती है वो आता है आपकी जमीन के पेपर में। क्या होता है कि आपने एप्लीकेशन में जमीन का जो डिटेल है वो कुछ और डाल रखा है और आपने डॉक्यूमेंट्स कोई दूसरा अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पे भी एक इशू आ रहा है। दूसरा जो इशू, नेक्स्ट जो इशू आ रहा है वो मेनली इशू आ रहा है, लोगों ने जो लीज डीड कराया है वो किसी एक से कराया है, जबकि उसमें कई सारे को ओनर्स हैं। तो एज पर द गाइडलाइन, इनका जो गाइडलाइन है क्लॉज 4 सेक्शन A में, जिसमें कहा गया है कि लीज डीड सभी को ओनर्स से होना चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेरी आ रही है कि इनवैलिड सभी के लिए है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं। मेरठ मंडल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके सॉल्यूशन के लिए हमारी जो पेट्रोल पंप सेवा केंद्र के ओनर हैं रविंद्र सिंह जी, और पेट्रोल पंप सेवा केंद्र मेरठ के जो ओनर हैं सुधीर कुमार जी, उन्होंने बहुत मेहनत किया और इसके बाद कुछ उनके पास निष्कर्ष निकला है कि अगर वो फैमिली में आपस में कुछ बंटवारा हो रखा है तो किसी एक से भी लीज होगा तब भी वो वैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लीज से रिलेटेड कोई इशू है तो हमारे जो पेट्रोल पंप सेवा केंद्र हैं बागपत, मेरठ, आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का डिटेल दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा और डायरेक्टली वहां से आपको पेट्रोल पंप सेवा केंद्र बागपत और पेट्रोल पंप सेवा केंद्र मेरठ का डिटेल आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उनसे बात करके अपने लीज डीड के इशू को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई कृषि योग्य भूमि है और उसमें कोई पारिवारिक बंटवारा है तो उस बंटवारे में जितने लोग भी होंगे वो सह खातेदार न होके वो मालिक होंगे, स्वामित्व की जमीन होगी। तो इस बेसिस पे कंपनी ने कई लोगों को रिलैक्सेशंस दिया है। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई पारिवारिक बंटवारा का मैटर है तो आप रविंद्र सिंह जी से, सुधीर कुमार जी से, पेट्रोल पंप सेवा केंद्र बागपत, पेट्रोल पंप सेवा केंद्र मेरठ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। और दोस्तों अगर उनसे हेल्प ना मिली तब मैं जो भी हो सकेगा मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट की मैंने बात कर ली। एक इशू जो आती है वो आती है स्क्रैच लेआउट में, अपेंडिक्स 5 में,
यहाँ पे आपको अपने प्लॉट के बारे में डिफाइन करना है कि आपका प्लॉट कहाँ पे है और उस प्लॉट को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कोई लैंडमार्क आपको वहां पे देना पड़ेगा और वो भी उनके सेट फॉर्मेट में होना चाहिए, अदरवाइज आपका रेक्टिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास रेक्टिफिकेशन आता है तो प्लीज आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके ही काम करें, क्योंकि बिना एक्सपर्ट की सलाह के आप काम करेंगे तो हो सकता है आप कोई गलती करते हो जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन हो जाए। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपका इशू आता है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों यही कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पे रेक्टिफिकेशंस के इशू आते हैं। अगर ऐसा भी कोई भी इशू है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं और जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।